चलिए जी बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि हम लोगों की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्रोमेटिक एबरेशन। मगर हम लोगों की टेक्स्ट बुक में बहुत कम डिटेलिंग में दिया हुआ है, कम वर्ड्स में दिया हुआ है। इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये उन लोगों के लिए बड़ा मज़ेदार टॉपिक होगा जो लोग फोटोग्राफी का शौक अपनाते हैं और जो लोग बहुत अच्छी क्वालिटी फोटोग्राफी करते हैं, उन लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो क्रोमेटिक एबरेशन हम पढ़ते हैं। क्रोमेटिक एबरेशन है, इट इज अ डिफेक्ट इन लेंसेज। ये प्राइमरीली जो है लेंसेज के अंदर में डिफेक्ट होता है। लेंसेज के अंदर में डिफेक्ट बहुत सारे कारणों से आता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये डिफेक्ट है लेंसेज का। लेंसेज हम लोग कैमरा में यूज करते हैं और बहुत सारी जगहों पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप्स हो गए, इन सब जगहों पे लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्राइमरीली ये डिफेक्ट है लेंस का, ठीक है। इट इज अ डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स। मतलब जिस प्रकार डिस्पर्शन में कलर्स स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से लेंस के अंदर में भी कुछ गड़बड़ियां होते हैं। अब वो क्या गड़बड़ियां होती है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब कलर। तो क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब होगा, एबरेशन मतलब डिफेक्ट ड्यू टू कलर्स। कलर्स में जो डिफेक्ट होगा दैट आर कॉल्ड एज क्रोमेटिक एबरेशंस। ओके, ड्यू टू दिस डिफेक्ट इमेज फॉर्म बाय कैमरा या फिर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैमरा या फिर हम इसके अंदर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी लिख सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज ब्लर्ड एंड इट्स कॉर्नर आर नॉट शार्प। कॉर्नर्स फट जाते हैं और कॉर्नर्स में हमको मल्टीपल कलर की फ्रिंजेस दिखने लगती है। कॉर्नर्स में जो मल्टीपल कलर्स की फ्रिंजेस दिखने लग जाती हैं, कलर्स फटने लग जाते हैं, कलर्स की ओवरलैपिंग चालू हो जाती है, ये सारे डिफेक्ट आते हैं लेंसेज के कारण। ओके, तो क्या बेसिक डिफेक्ट है, उसके पीछे रीजन क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। तो रीजन, क्रोमेटिक एबरेशन के पीछे रीजन क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। फॉर एनी लेंस फोकल लेंथ ऑफ लाइट इज गिवन बाय, फोकल लेंथ जो होता है लेंस का जो फोकल लेंथ होता है दैट इज गिवन बाय n-1 1/r1 -1/r2। यहां पे n जो है फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मटेरियल ऑफ द लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज डिनोटेड बाय n। अब इसके अंदर में जो लेंस का जो कर्वेचर होता है, जो लेंस का कर्वेचर होता है इस तरफ का या इस तरफ का, ये तो चेंज हो नहीं सकता है, ये तो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे R1 और R2 जो है ये तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट होते हैं। ये दोनों चीजें जो होती है कांस्टेंट होती है किसी भी लेंस के लिए। R1 R2 कभी चेंज नहीं होते। मगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ चेंज होता है। वेवलेंथ के साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिलेशन होती है वो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऑफर करेगा लेंस का मटेरियल वो कम होता जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसे हम कॉचीज लॉ भी कहते हैं। ये कॉचीज लॉ हमारे कोर्स में तो नहीं है मगर हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही व्हाइट लाइट जाती है वॉयलेट ज्यादा डिविएट होता है, रेड कम होता है, रेड कम वॉयलेट ज्यादा। इसका मतलब वॉयलेट के अंदर डिविएशन ज्यादा है। डिविएशन इसीलिए ज्यादा कि उसकी वेवलेंथ कम है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। गॉट द पॉइंट। तो जिसका वेवलेंथ कम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऑफर करेगा मटेरियल ऑफ द लेंस वो ज्यादा करेगा। तो ये कॉचीज का लॉ है। अब मान लीजिए अगर कोई व्हाइट लाइट किसी लेंस के ऊपर गिर रही है, अगर व्हाइट लाइट लेंस के ऊपर गिर रही है तो व्हाइट लाइट के अंदर में 7 शेड्स होते हैं कलर के 7 शेड होते हैं।
उसमें बेसिक कलर्स होते हैं हमारे पास, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सारे शेड्स होते हैं कलर के। व्हाइट लाइट के अंदर में सारे कलर्स हैं, ये हम लोगों को पता है। व्हाइट लाइट इट्स नॉट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। व्हाइट लाइट जो होती है इट्स नॉट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होती है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के अंदर में ढेर सारी कलर्स की लाइट जो है इंटरमिंगल्ड होती हैं। ढेर सारी लाइट्स जो होती है व्हाइट लाइट के अंदर होती है। तो व्हाइट लाइट जैसे हम किसी लेंस से पास करते हैं तो लेंस जो है एक छोटे छोटे प्रिज्म के समान काम करता है। इस तरीके से ढेर सारे प्रिज्म के समान काम करता है। और ये प्रिज्म्स क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल प्रिज्म्स ये सारे कलर्स को डिविएट कर देते हैं। तो जिसके अंदर में जिसका वेवलेंथ कम होगा, जैसे वॉयलेट का वेवलेंथ कम है, वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है और लैम्डा वॉयलेट का कम होता है, और रेड का जो है वेवलेंथ ज्यादा होती है, लैम्डा रेड की ज्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में रेड का वेवलेंथ अगर वॉयलेट से ज्यादा है तो इसका मतलब रेड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा जो रेड कलर को, वो वॉयलेट कलर से जो है कम करेगा। अगर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ में इनवर्स रिलेशन है, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में। अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो फिर इसकी फोकल लेंथ कम होगी वॉयलेट की। तो जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसके लिए फोकल लेंथ जो है ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर मेरे पास यहां से कोई व्हाइट लाइट आती है इस तरीके से लेंस के ऊपर व्हाइट लाइट आती है, चूंकि रेड का फोकल लेंथ ज्यादा है, रेड का फोकल लेंथ चूंकि ज्यादा है तो रेड जो है कुछ इस तरीके से उसकी फोकस आएगी रेड लेंथ की, रेड कलर की। और वॉयलेट की जो फोकल लेंथ होगी चूंकि कम है, वॉयलेट की फोकल लेंथ चूंकि कम है तो वॉयलेट थोड़ा नजदीक आकर के मिल जाएगा, ये फोकस हो जाएगा वॉयलेट कलर का। जिसके कारण क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक ही है मगर उसके जो कलर से वो डिस्पर्स हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो हम लोगों को एक्सटेंशन मिलता है, ये जो एक्सटेंशन मिल रहा है, एक्सटेंशन जो मिल रहा है हम लोगों को, ये एक्सटेंशन जो होता है इसके कारण इमेज का जो ब्लड आना होता है ये हम लोगों को मिलता है। हियर इमेज विल बी फॉर्म्ड एक्सटेंडेड, मतलब वैसे यहां पे पॉइंट साइज का इमेज होगा मगर यहां पे वो पॉइंट साइज जो एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, वो एक इमेज मल्टीपल कलर्स में फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ब्लर्ड इमेज होगा और कलर ओवरलैपिंग होगी। मान लो एक पॉइंट का रेड कलर यहां आ रहा है तो पता लगा उसके पीछे वाले का वॉयलेट कलर उसी के ऊपर ओवरलैप हो गया, जिसके कारण क्या होता है, इमेज की क्लैरिटी खत्म हो जाती है। इमेज को देखने में आपको मजा नहीं आएगा, जो आप फोटोग्राफ खींचोगे वो पुअर क्वालिटी होगा, घटिया क्वालिटी का फोटोग्राफी होगी। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स तो देखो होगी, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या करें, इसके बारे में हम लोगों को सोचना है। देखो क्रोमेटिक एब्रेशन तो आएगा, अगर आप सिंगल लेंस का कॉम्बिनेशन लोगे तो क्रोमेटिक एब्रेशन तो आएगा, मगर यदि आपको इससे बचना है तो क्या करें, तो क्रोमेटिक एब्रेशन का जस्ट ऑपोजिट जो होता है इसे कहते हैं हम लोग एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म जो होता है दिस इज ऑपोजिट ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन। एक्रोमेटिज्म गेन यदि करना है, टू गेन एक्रोमेटिज्म, टू गेन एक्रोमेटिज्म, एक्रोमेटिज्म को गेन करने के लिए हमारे पास कुछ सिंपल तरीके होते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं सिंपल तरीके क्या। सबसे पहला तरीका, यूजिंग टू लेंस कॉम्बिनेशन, दो लेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग। पहला लेंस वो क्रोमेटिक एब्रेशन लाएगा, दूसरा लेंस उसको खत्म करेगा। पहला लेंस उसके क्रोमेटिक एब्रेशन को लाएगा, दूसरा लेंस उसको खत्म करेगा। तो ये पहला तरीका होगा जिससे हम लोग
क्रोमेटिक एब्रेशन को हटाते हैं, इसे कहते हैं एक्रोमेटिक डबलेट। ये एक तरीका होता है एक्रोमेटिक डबलेट का। दूसरा तरीका होता है टू लेंस ऑफ ऑपोजिट फोकल लेंथ हमें लेना पड़ता है। ऑपोजिट फोकल लेंथ लेना पड़ेगा, जैसे कॉन्वेक्स लेंगे तो कॉन्केव लेना पड़ेगा। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की निगेटिव होती है, तो वो एक दूसरे का एक्रोमेटिज्म जो है, क्रोमेटिक एब्रेशन जो है वो खत्म करते हैं। पहला करेगा तो दूसरा उसको खत्म करेगा, ठीक है। मगर इसमें कोई भी बच्चा पूछ सकता है, अगर आप ऑपोजिट नेचर के अगर आप लेंसेज ले लोगे तो ऑपोजिट नेचर के लेंसेज तो एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे। एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग है, वो वापस पैरेलल लाइन हो जाएगी, फिर क्या करेंगे भाई। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस लेंस का जो मटेरियल है, उस लेंस का जो मटेरियल है वो चेंज करेंगे। अगर मान लो एक लेंस मैंने लिया फ्लिंट ग्लास का, तो दूसरा लेंस मैं लूंगा क्राउन ग्लास का, तो लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ जो है वो अलग अलग होगी, मगर ऑपोजिट भी होगी, अलग अलग भी होगी, मगर वो एक दूसरे का क्रोमेटिक एब्रेशन खत्म करेंगे। और जो चौथा और आसान तरीका है वो हम लोग कर सकते हैं कलर सेटिंग की मदद से। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं आजकल, तो रेडीमेड बने बनाए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मोबाइल ऐप में आते हैं, और सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जिसके अंदर में हम फोटो का जो है कलर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। कलर सेटिंग में किसी पर्टिकुलर कलर की अगर एब्रेशन ज़्यादा है तो उसको घटा दिया, किसी कलर को बढ़ा दिया, इससे हमको क्लियर इमेजेस का फॉर्मेशन मिल जाता है। तो आपको या तो कलर सेटिंग का पूरा नॉलेज हो, ठीक है, या आप एक्रोमेटिक डबलेट का ही इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट तरीका है एक्रोमेटिक डबलेट का, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिए इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जो आजकल जैसे मोबाइल कैमरे वगैरह आते हैं उसके अंदर में प्लास्टिक लेंसेज होते हैं, प्लास्टिक लेंसेज, ग्लास लेंसेज नहीं होते हैं, प्लास्टिक लेंसेज होते हैं। क्योंकि अगर ग्लास लेंसेज लेंगे हम लोग छोटे छोटे साइज के भी, तो छोटे छोटे साइज के ग्लास लेंसेज भी बहुत कॉस्टली आते हैं, 10-10, 12-12 हजार रुपए के आते हैं। और जो बड़े बड़े कैमरे होते हैं जिससे हम लोग जो वेडिंग शूटिंग कर रहे हैं, वेडिंग शूट करते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं, उसके अंदर में तो लेंस के कॉम्बिनेशन 2-2, 3-3 लाख रुपए के भी आते हैं। स्टार्टिंग रेंज फ्रॉम 70-80,000, ये 2.5-3-4 लाख रुपए के भी आते हैं। तो वो तो पूरी लेंस की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी क्वालिटी उसके अंदर में चाहिए, ठीक है। आप जितना बेहतर क्वालिटी का लेंस लोगे, जितनी बेहतर क्वालिटी का लेंस लोगे, उतने लंबे समय तक वो चलता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा हमारे जो मोबाइल कैमरे होते हैं, स्टार्टिंग में तो बड़े अच्छे फोटो खींचते हैं, मगर समय के साथ वो खराब हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन वही होता है, इनिशियली प्लास्टिक लेंस जब तक नए रहते हैं वो अच्छा काम करते हैं, जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग उसको यूज करते जाएंगे, उसकी क्वालिटी जो है टाइम के साथ में डिफर करती है, ठीक है। उसका मटेरियल चेंज हो जाता है, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो जो पहले शार्प इमेज बना रहा था हमारा नया मोबाइल, वो कुछ समय के बाद उसकी इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है। गॉट द पॉइंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से लिखिए सारी चीजें, ठीक है। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।